चलो गुड मॉर्निंग क्लास। इतना भी कह लो तुम लोग को 9 तो हो गया, 10 बच्चे ज्वाइन किए अभी हैं। अनूप क्यों नहीं क्लास ज्वाइन कर रहा है? अनूप नहीं दिख रहा क्लास ज्वाइन करते हुए। अनूप के बारे में किसी को पता है? क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है वो इधर काफी दिन से? गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर्षित, मयंक, गरिमा, अनुग्रह, जफर। ओके। सो कल हम लोग कर्सर के बारे में पढ़ रहे थे और कर्सर के बारे में इम्प्लिसिट कर्सर में हम उसके 4 टाइप पढ़ लिए थे, मतलब 4 एग्जाम्पल कह सकते हो पढ़ लिए थे। वन वॉज फाउंड, सेकेंड वॉज नॉट फाउंड, थर्ड वन वॉज इज ओपन एंड द फोर्थ वन इज रो काउंट। और उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था। प्रोग्राम इसलिए भी देखा था क्योंकि हमें PL/SQL समझ में आए। PL/SQL समझने का क्या मतलब है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज के साथ, जैसे ये देखो, ये जो आपको लैंग्वेज दिख रही है थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो उसमें किसको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट करते हो SQL को, ये बात समझने वाली है। ठीक है। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बात कल देख ली थी। प्रोसीजर लैंग्वेज आपका तभी थोड़ा सा आइडिया होगा। और आप अगर बेसिकली बात करिए तो आज के टाइम में जो हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की बात करें तो वो PL/SQL के ऊपर ही होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे तुम लोग कोई सर्टिफिकेशन अगर करना चाहोगे, डेटाबेस के बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। सर्टिफिकेशन से जॉब में आपको बेनिफिट होता है, जैसे ओरेकल का है और कई सारी तरह की कंपनीज का है जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। तो उनके अगर वैसे थोड़े कोर्स कॉस्टली हैं, बट अगर आप कर लोगे तो आपकी जॉब में बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। और ग्रोथ रेट बहुत तगड़ा है। मतलब अगर आप ये समझिए, IT का ग्रोथ रेट ये है कि अगर आप आज 20-25 हज़ार की जॉब ज्वाइन करें तो 5 साल में आप बहुत अच्छे पैसे पे होंगे। ठीक है। तो इसलिए कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन वगैरह करना हो तो आप कर लें, बहुत टफ नहीं है। PL/SQL आएगा तो ही आप उसको कर पाओगे, तो PL/SQL जानना इसलिए भी ज़रूरी है। ओके, आइए। तो हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली थी, कहाँ तक? अब हम लोग एक्सप्लिसिट कर्सर देखें तो कर्सर बनाते कैसे हैं, यहाँ तक हम लोग बात आज शुरू कर रहे हैं। तो कर्सर का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कर्सर का अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछे तो आपको बताना व्हाट इज कर्सर। तो कर्सर आपका एक पॉइंटर है कंटेक्स्ट एरिया के लिए। फिर आप कंटेक्स्ट एरिया को डिफाइन करेंगे कि वो मेमोरी एरिया जहाँ पर आपका कोई भी क्वेरी ऑपरेट हो रही है, उस पर्टिकुलर एरिया को पॉइंट आउट करता है, दैट इज नोन एज कर्सर। ओके। तो यहाँ पर अब एक्सप्लिसिट कर्सर बनाते कैसे हैं, बहुत इजी है। देखो 4 कमांड है, मतलब कर्सर को बनाने की और कैसे फेच करना है। सो कर्सर कैन बी क्रिएट, मतलब बिल्कुल पॉइंटर की तरह समझो। पॉइंटर क्रिएट कैसे करता है, फिर वहाँ पे यहाँ पे पॉइंटर को ओपन करना पड़ता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्लोज रहता है। उसके थ्रू फेच कैसे करोगे डेटा को, और फिर कर्सर को क्लोज करना पड़ेगा। सो दीज आर द 4 स्टेप्स बाय विच एक कर्सर आपका काम करता है। ठीक है। मैं फिर से बात ये कह रहा हूँ कि ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड वे में हमको जानने की जरूरत है, अदरवाइज ये तुमसे पूछता नहीं है, किसी एग्जाम में तुमसे नहीं बोलेगा कि कर्सर को क्रिएट करने का प्रोग्राम बनाओ। बट हम लोग थोड़ा सा अच्छे से जानते रहेंगे तो कल को कहीं मान लो कुछ सर्च वर्च कर रहे हैं, दिख गया कुछ अच्छी चीजें, तो हम लोग को समझ में आए कि काम बेसिकली कैसे होता है। और अच्छी क्वेरीज में ये सब कभी यूज भी हो सकता है। PL/SQL के साथ ही बेसिकली ये यूज होता है, कर्सर और ट्रिगर। तो सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर के बाद आपको उसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन के बाद फेच करेंगे आप, इसीलिए आप कर्सर बना ही रहेंगे कि उसके थ्रू आप डेटा को फेच करें, और उसके बाद आप उस कर्सर को क्लोज कर देंगे। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन क्रिएट अ कर्सर। अब देखिए साहब, कर्सर को जो क्रिएट करने की कमांड होती है वो क्या होती है?
कर्सर, अगर आपको मैं थोड़ा जूम कर दूं क्या? ओके, सब सही चल रहा है ना? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? मुझे एक बार जरा बता दो। एवरीथिंग इज ओके? 28 लोग ज्वाइन किए, बड़े बिजी रहते हो यार तुम लोग हैं। 40 में से 28 लोग ज्वाइन किए। 40 क्यों? 47, 47 में। ओके, ओके, चलो। अब बात हम लोग यहाँ पर कर्सर की कर रहे थे, तो कर्सर को जो क्रिएट करने का कमांड है दैट इज कर्सर, और फिर कर्सर का नेम इज लिखते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर इज लिखते हैं कर्सर को क्रिएट करते समय। मतलब कर्सर जो आप बना रहे हो वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो सेलेक्ट आईडी नेम एड्रेस फ्रॉम कस्टमर, ये क्वेरी जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो इसको जो पॉइंट कर रहा है उस कर्सर का नाम क्या है बेटा? सी कस्टमर। ठीक, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये आप लोग को उस तरह से एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये सब आता रहेगा तो अगर मान लो शॉर्ट नोट आ भी गया तो आप अच्छे से इस पर लिख पाओगे। ओपन कैसे करते हैं? ओपन लिखते हैं फिर सी कस्टमर्स लिखते हैं, मतलब उसी सी अंडरस्कोर कस्टमर को ओपन करने का तरीका। हाउ यू फेच द डेटा फ्रॉम विद दिस? सो फेच सी अंडरस्कोर कस्टमर इनटू सी आईडी सी नेम और सी एड्रेस। अब ये पर्टिकुलर जो आपका क्वेरी है, सॉरी लाइन लिखी हुई है, क्या टास्क कर रही है देखो जरा सा। फेच सी कस्टमर इनटू सी आईडी सी नेम और सी एड्रेस। तो हमने तीन क्या किए? हमने तीन वेरिएबल नेम बनाए। बेटा बात को ध्यान से समझना, हम तीन वेरिएबल नेम बना रहे हैं, वो वेरिएबल का नेम है सी आईडी सी नेम और सी एड्रेस। और यहाँ जो फेच से कर्सर के थ्रू जो डेटा फेच होके आ रहा है, कौन सा डेटा फेच होके आ रहा है? आईडी नेम और एड्रेस। बात को ध्यान से समझिएगा, इस आईडी नेम और एड्रेस को हम लोग इस सी आईडी सी नेम और सी एड्रेस में रख रहे हैं। तो हम इसको किसके थ्रू कर रहे हैं? हम इसको कर रहे हैं कर्सर के थ्रू। मतलब कर्सर हम उस मेमोरी लोकेशन पर पॉइंट आउट कर रहे हैं जहां पर क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, उस क्वेरी के रिजल्ट को हम एक नए वेरिएबल में इस तरह से स्टोर कर रहे हैं। तो फेच कर रहे हैं, द कर्सर इन्वॉल्व एक्सेसिंग वन रो एट अ टाइम। तो जितनी रो तुम्हारी वहां से फेच होती रहेगी वो इसमें आपके फेच हो जाएगी। पहली रो आई वो इसमें फेच हो गई, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सर रिक्वेस्ट भेज दीजिए। अच्छा, मेरे में शो नहीं हो रहा। मनीष भाई तुम लोग कॉपी बहुत बुरी लिखी हो, एक पेज सीधा एक पेज उल्टा। मनीष तुम तो पूरी कॉपी उल्टी सीधी अपलोड की हो। मनीष चलो, सो ये है आपके फेच करने का तरीका। एंड हाउ वी कैन क्लोज द कर्सर? वी डायरेक्टली राइट क्लोज सी कस्टमर्स, हो गया खत्म। इस तरह से हम लोग कर्सर को यूज करते हैं। अब इसके ऊपर एक प्रोग्राम देख लें तो हम लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। देखो तीन वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं। तीन वेरिएबल कौन कौन सा ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं एक सी आई डी सी नेम और सी एड्रेस। यहाँ पर स्पेस देना चाहिए, सी आई डी सी नेम और सी एड्रेस। जब आप अभी प्रोग्राम देखोगे, मतलब पीएल स्कूल अगर आपका मन होगा आप अपने से पढ़ोगे, तो अब जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है जरा सा देखना। एनो नहीं, ये नेम होगा। ओके, एड्रेस। तो जैसे वो जो आपकी टेबल है, कौन सी टेबल? कस्टमर टेबल। कौन सी टेबल बेटा? कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में आईडी का, नेम का और एड्रेस का कोई ना कोई डेटा टाइप होगा, ये बात हम लोग जानते हैं। हाँ भाई साहब, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो अब जैसे मान लो जो सीआईडी है उसमें सीआईडी टाइप का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। हम यहाँ पर जो हमने कस्टमर क्रिएट किया, सॉरी कर्सर क्रिएट किया, उसमें क्या किया? आईडी नेम और एड्रेस को हम फेच कर रहे हैं, और फेच वाली लाइन में क्या कर रहे हैं? थर्ड वाले ऑप्शन में उसी उस सी आई डी सी नेम और सी एड्रेस में हम उस वेरिएबल को रख रहे हैं जो हमें यहाँ से डेटा वैल्यू फेच होके आ रही है। तो ये बताइए, अगर नेम को नेम में रखना है या आईडी को आईडी में रखना है, तो इन तीनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इन तीनों का डेटा टाइप वही होना चाहिए जो इन तीनों का डेटा टाइप है, आईडी नेम और एड्रेस का। ध्यान से सुनो बेटा, आईडी नेम और एड्रेस का डेटा टाइप ही हमारा कौन सा होना चाहिए? सी आई डी सी नेम और सी एड्रेस का, तभी उसमें वैल्यू इंसर्ट हो पाएगी। इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएबल। तो अब हम क्या करते हैं, इनका जो डेटा टाइप है वो कैसे बताते हैं? अच्छा देखो, लिखने का तरीका वही है, जो पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो डिक्लेयर सेक्शन में, उसके बाद बिगिन कर देते हैं। अब यहाँ पर
CID का डेटा टाइप क्या है? देखो एक नए तरीके से लिखा गया है, कस्टमर डॉट ID परसेंटेज टाइप। मतलब कस्टमर टेबल के जो ID वाला कॉलम है उसका जो टाइप है वो किसका टाइप हो जाए? CID का। जैसे कि अगर हमको याद नहीं है, हमको पता नहीं है कि अब जिस टेबल से हम कर्सर बना रहे हूँ, मतलब किसी भी टेबल का डेटा टाइप क्या है, और वही सेम डेटा टाइप हमको दूसरे टेबल का रखना है, एक ही डेटाबेस के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं टेबल नेम डॉट कॉलम नेम परसेंटेज टाइप। तो इसका जो टाइप होगा, आईडी का जो टाइप होगा वो CID का हो जाएगा, नेम का जो टाइप होगा वो C नेम का हो जाएगा, और एड्रेस का जो टाइप होगा वो C एड्रेस का हो जाएगा। अगेन हमने देखिए कर्सर क्या बनाया है बेटा, प्रोग्राम समझना, छोटे छोटे से प्रोग्राम है लेकिन बहुत ईजी है, आप एक बार समझ गए। हेलो, कोई बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हेलो, बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट हो तो मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ शायद किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था अभी। ओके आओ चलो। और देखो फिर हमने क्या बनाया, हमने बनाया कर्सर किस नेम का? सी कस्टमर के नेम का। ओके यहाँ पर भी स्पेस होना चाहिए कि सी कस्टमर इज, अभी मैंने आपको बताया था। सेलेक्ट आईडी नेम एड्रेस फ्रॉम कस्टमर। तो ये जो जब क्वेरी आपकी चलेगी, ध्यान से सुनो, ये जो क्वेरी आपकी जब चलेगी तो उसके लिए कर्सर कौन सा बनाया है? सी कस्टमर। अब आइए इस प्रोग्राम में देखिए क्या किया गया है, बहुत आसान है, कुछ बहुत टफ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमने बिगिन किया, ओपन किया, सी कस्टमर को ओपन किया और लूप स्टार्ट किया। बार बार बोल रहा हूँ, प्रोसीजर लैंग्वेज के साथ हम लोग कोड को यूज कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान से देखिए। सो फेच सी कस्टमर्स इनटू इनटू CID, C नेम और C एड्रेस। मतलब वहां से जो तुम्हारा C कस्टमर कर्सर में जो भी डेटा फेच होगा, देखो लूप चल रहा है, मतलब एक लाइन फेच हुई वो एक लाइन इसके अंदर जाएगी, दूसरी लाइन फेच हुई वो इसके अंदर जाएगी, तीसरी लाइन फेच हुई वो इसके अंदर जाएगी। सो फेच के अंदर बार बार एक मतलब CID में गया, फिर अगला लाइन वहां से मिला वो CID, C नेम, C एड्रेस में गया। एग्जिट कब करना है? एग्जिट करना है व्हेन C कस्टमर नॉट फाउंड। देखो ये इम्प्लीसिट कर्सर है, बात को ध्यान से देखो, मतलब जब डेटा जैसे 5 रो है तो 5 रो के लिए ये चलेगा, फिर ये बात को ध्यान समझिएगा, 5 रो मिलेगी, पहली रो के लिए, दूसरी रो के लिए, तीसरी, चौथी, पांचवी, आगे छठी रो नहीं मिली, तो जब डेटा नॉट फाउंड हुआ, जैसे हर जैसे टेबल में 20 रिकॉर्ड है, तो पहले रिकॉर्ड पे गया, सर्च किया, अगर मिल गया तो ठीक है, दूसरे पे गया तो लाइन से वो 20 रिकॉर्ड को सर्च करेगा। तो अगर जब तक डेटा मिल रहा है उसको, जो रो सेटिस्फाई कर रही है वो रो मिल गई, अदरवाइज जो नहीं मिली, मतलब या जब टेबल भी खत्म हो गई, 20 रिकॉर्ड खत्म हो गए, तो क्या हो जाएगा? कस्टमर परसेंटेज नॉट फाउंड, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो एग्जिट कब करना है? जब ये ट्रू हो जाए। ट्रू हो गया, अब देखिए आगे हर बार लूप के अंदर किया क्या जा रहा है ये भी देखो, इसी लूप का पार्ट ये भी है। डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन, ये मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग प्रिंट करने के लिए इस फंक्शन को यूज करते हैं, डीबीएमएस अंडर स्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन। CID लिखे, यहाँ पर याद करो ये कॉन्कनेटेशन होता है, आपने पढ़ा होगा, जावा वगैरह में देखा भी होगा, कॉन्कनेट करने के लिए हम लोग ये डबल वर्टिकल को यूज करते हैं। तो CID पहला आईडी का नेम आ गया, फिर बीच में एक स्पेस, फिर C नेम आ गया, फिर C एड्रेस आ गया। तो ये कब तक चलेगा? जब तक उसको डेटा उसमें मिलता रहेगा, मतलब 5 रो अगर मिलेगी तो 5 बार CID, C नेम और C एड्रेस मिलता रहेगा। क्लियर है बात? और उसके बाद ये लूप बंद हो जाएगा। लूप बंद हो जाएगा, फिर हम लोग कर्सर को बंद कर देंगे और दी एंड हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इसका जो आउटपुट है वो भी शायद नीचे होगा। यस, तो पहला आईडी रमेश का मिला अहमदाबाद, सेकंड आईडी आपका खिलान दिल्ली, थर्ड इज कौशिक फ्रॉम कोटा, फोर्थ चैताली मुंबई, फिफ्थ इज हार्दिक भोपाल, सिक्स्थ इज कोमल MP। सो इस तरह से देखो ये पी, अभी जो तुम लोग जब कोर्स वो चलाते होगे अपने ओरेकल पे, तो लिख के आता होगा SQL सक्सेसफुली कंप्लीटेड, फिर PL SQL सक्सेसफुली कंप्लीटेड, इसमें तो कुछ समझने वाली बात है नहीं। तो फिलहाल आपने देखा कि कर्सर के थ्रू हम कैसे काम कर सकते हैं, इट्स जस्ट द एग्जाम्पल कि कर्सर को यूज करके हम क्या कर रहे हैं। सो कर्सर को यूज करके हम एक क्वेरी चला रहे हैं, सिलेक्ट की और कर्सर उसको पॉइंट आउट कर रहा है, फेच के थ्रू हम हर एक को दूसरे एक वेरिएबल में स्टोर करके फाइनली कर पा रहे हैं। करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, ये तो डायरेक्टली भी फेच हो जाता, बट विद द हेल्प ऑफ कर्सर, कर्सर का यूज कैसे हो रहा है वो बात हम लोग इस प्रोग्राम से समझ पाए। तो कर्सर का और भी बहुत सारा यूज हम लोग कर सकते हैं, बस बेसिक हम लोग को समझ कर्सर की होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। एनी डाउट? जल्दी रिप्लाई करो। क्लियर?
नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। ओके गुड। चल, अब ये हम लोगों ने कर्सर देखा। अब दो चीजें और बच रही हैं, वन इज स्टोर्ड प्रोसीजर और एक बच रहा है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक, उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद ऑलमोस्ट एक आपका खत्म हो जाएगा सेकंड यूनिट। कुछ चीजें बचेंगी, उसको हम लोग एक दो क्लास जो भी हमारे पास है उसमें डिस्कस कर लेंगे। इस वीक में हम लोग सेकंड यूनिट को पूरी तरह खत्म कर लेंगे। और आई होप कि आप लोगों ने टास्क करना शुरू कर दिया होगा। और आप सीरियस रहिएगा कि अगर मेरे हाथ में कोई भी नंबर आएगा तो मैं इन सारी चीज़ों को देखूंगा जितने लोगों ने चीज़ें सबमिट की हैं। ठीक है, आप लोग इसके लिए काफ़ी प्रिपेयर रहें कि जो टास्क दिए जा रहे हैं इसको आप लोग करते रहें। बहुत जल्दी मैं कुछ मटेरियल शेयर करूंगा। एसक्यूएल खत्म हो गया है तो कुछ स्टैंडर्ड एसक्यूएल क्वेरीज जो पूछी जाती है, कुछ यूट्यूब के लिंक्स वगैरह हैं, उससे देख के समझने की कोशिश आप करिएगा। ठीक है, ट्रिगर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग अभी ट्रिगर बचा है। अच्छा, ट्रिगर, ट्रिगर देखो नाम से पता चल रहा होगा। ट्रिगर का मतलब ये होता है कि जैसे वो होती है ना गन, गन में ट्रिगर होता है। सो ट्रिगर का मतलब है कि जब तुम ट्रिगर प्रेस करते हो तो ट्रिगर तो तुम करते हो प्रेस, बट उससे ज्यादा कोई एक बड़ा इवेंट अकर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम करो कुछ और उस करने के साथ साथ उसी के समय उसी काम जो जो टास्क तुमने परफॉर्म किया है उसी से एसोसिएटेड कोई एक और टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर आर स्टोर्ड प्रोग्राम। देखो बेटा ध्यान समझना, स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड का मतलब है जो मतलब पहले से सेव हुआ हो। तो ट्रिगर एक प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है या फायर किया जाता है, क्योंकि ट्रिगर को बोला जाता है कि ट्रिगर के लिए मतलब सही टर्म जो होता है वो होता है फायर। तो एग्जीक्यूट किया जाता है व्हेन सम इवेंट अकर। जैसे मतलब कोई होने के साथ साथ, उस टास्क के होने के साथ साथ एक इवेंट और ऑलरेडी अकर हो, मतलब उसके साथ ही अकर हो। क्यों अकर हो? क्योंकि उसको उसके साथ एसोसिएट किया गया है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ट्रिगर कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मैं पहले ही एग्जाम्पल को थोड़ा सा दिखा के आपको समझाने की कोशिश करूं तो यस, लाइक देखो जैसे ये इंसर्ट का आप क्वेरी चला रहे हो, बेटा ध्यान से समझना। इंसर्ट का आप क्वेरी चला रहे हो, ये आपने किया इंसर्ट इनटू कस्टमर आईडी नेम एज एड्रेस सैलरी। जब जैसे ही आप ये इंसर्ट करो तो याद करो वहां पर क्या आता है। इंसर्ट करते समय में कोई मैसेज तो आता नहीं, मतलब ऐसा डिस्प्ले तो आता नहीं, बस लिख के आता है वन रो इज इंसर्टेड। बट मैं ये चाहता हूं कि जितनी बार हम इंसर्ट करें तो हमको पता चल जाए कि उसकी पुरानी सैलरी क्या थी, उसकी नई सैलरी क्या और सैलरी का डिफरेंस क्या है। मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे ही आप कोई एक नई इंसर्ट करते हो रो को या अपडेट करते हो तो आपको पता चल जाए कि भाई साहब आपकी पुरानी सैलरी क्या थी, उस इंसान की नई सैलरी क्या है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ओके, तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि यू आर परफॉर्मिंग द अपडेट एंड इंसर्ट, बट यू आर ऑल्सो गेटिंग द स्टेटमेंट और आउटपुट here in this way, old salary new salary and salary difference. So आपका मन क्या है करने का कि इंसर्ट और अपडेट आप कर रहे हो, बट टास्क उसके साथ कोई और भी परफॉर्म हो। इंसर्ट तो हो ही हो, उसके साथ कोई एक और टास्क परफॉर्म हो। मेरी बात आप समझ गए होंगे अच्छे से, आई थिंक। ठीक है, तो आइए जरा सा, तो बिल्कुल पीएसक्यूएल में चीज पॉसिबल है, कैसे करते हैं फिर से हम लोग, क्लियर है बात? कर्सर क्या काम करता है? सो कर्सर आपका ये काम करता है कि आप टास्क को ये परफॉर्म कर रहे हैं बट उसके साथ एसोसिएटेड कोई एक और टास्क परफॉर्म हो रहा है। सो ट्रिगर की डेफिनेशन आपसे इंटरव्यूज में पूछी जाती है, व्हाट आर ट्रिगर्स? सो यू विल टेल हिम द ट्रिगर्स आर स्टोर्ड प्रोग्राम्स व्हिच आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। कब एग्जीक्यूट होगी? व्हेन सम इवेंट अकर। कितनी आसान सी डेफिनेशन है, लेकिन आप ये बात मानिए कि एक साल बाद जब आपसे पूछी जाएगी तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। एक साल के 6 महीने बाद जब पूछी जाएगी कोई भी इंटरव्यू में। ठीक, तो आप ऐसे याद रखेंगे, आप समझ गए। कहानी की तरह बना के याद रखोगे, दिमाग में कुछ रख के तो इजीली कर पाओगे। ओके, मतलब ये कह रहे हैं कि चाहे तुम डीएमएल कर रहे हो, चाहे डीडीएल कर रहे हो, या डेटाबेस का कोई ऑपरेशन उस तरह का कर रहे हो, तो उसके साथ तुम, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, हम लोग लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के साथ ही ध्यान से समझिएगा, एक टेबल होती है जिसमें लॉगिन वाली सारी एंट्रीज फिल हो जाती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक तरह का ट्रिगर है कि जितने लोग लॉगिन कर रहे हैं उनका एक वहां से
लॉगिन के टेबल में मतलब अभी देखो जैसे हम यहीं से डाउनलोड करें एक्सेल तो हमको पता चलता रहता है, क्या पता चलता रहता है कि साहब किसने कब एंटर किया, किसने कब क्लास को लीव किया, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। तो कैसे हो रही कि लॉगिन करने के साथ ही ऑटोमेटिकली इनर क्वेरी चल रही है जो डेटा को स्टोर कर दे रही है। अभी तो एक्सेल फाइल में कर रही है, लेट अस सपोज, मतलब हम तो एक्सेल में डाउनलोड कर रहे हैं, वो तो कहीं डेटाबेस में पीछे कर ही रही होगी। तो मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि हम एक्शन कुछ कर रहे हैं बट उसके करस्पॉन्डिंगली उसके अगेंस्ट एक एक्शन और परफॉर्म हो रहा है, दैट इज नोन एज योर ट्रिगर। सो अब ट्रिगर का बेनिफिट क्या है? जनरेटिंग सम डिराइव्ड कॉलम वैल्यू ऑटोमेटिकली। जैसे मैं हर बार डेट ऑफ बर्थ एंटर करूं, बात को समझना, और मैंने एक ट्रिगर बना के रखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ कर डालते ही वो तुमको कंप्यूट करके एज वाला जो तुम्हारा कॉलम होगा उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू को फिल कर दे। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रिगर। तो आप मेरी बात को अब तक शायद समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए, तो ये सारी चीजें देख लेना। इसमें कुछ ऐसा नाम ही नाम लिखा है, इन्फोर्सिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इवेंट का लॉगिंग करना, वही जो मैंने आपसे बताया कि जैसे कोई आप कहीं पर लॉगिन कर रहे हो उसका एक टेबल क्रिएट हो जाता है, ऑडिटिंग, सिंक्रोनाइजेशन, रेप्लिकास। तो इस सब के लिए हम लोग ट्रिगर का काम करते हैं। सो ट्रिगर का ये एक एग्जांपल है, इसको देखना। अच्छा, यहाँ पर जो ये आपको पता नहीं क्लियरली दिख रहा है, चलो मैं थोड़ा सा साइज जूम कर दूं इसका। ओके, सो ट्रिगर को क्रिएट करने का तरीका क्या है? देखो यहाँ पर जो ये वर्टिकल बार में लिखा है, मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, इस क्वेरी के पहले ये चीज हो जाए, मतलब जो आप ट्रिगर बना रहे हो, जो आप टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो वो उसकी क्वेरी के एग्जीक्यूट करने से पहले हो, उसके बाद में हो, या उसके बजाय हो? मतलब उसके बजाय कहने का क्या मतलब है कि वो जो आप टास्क करना चाहते हो वो ना हो, वो तो वो ठीक है वो जो हो रहा है, बट जो दूसरा वाला टास्क है वो जरूर हो। ये हो चाहे ना हो, बट दूसरा वाला टास्क जरूर हो। तो बिफोर, आफ्टर या इंस्टीड ऑफ। चलो स्टार्टिंग से देखें, कंफ्यूज नहीं हो। क्रिएट और रिप्लेस, और रिप्लेस ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका क्या मतलब है? क्रिएट करते हैं ट्रिगर को, या हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं और रिप्लेस का मतलब कि अगर ऑलरेडी इस नाम का कोई ट्रिगर एक है, किस नाम का ये जो ट्रिगर नेम आप बना रहे हो, आपने देखो बिल्कुल टेबल की तरह है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ब्रैकेट वाली चीज छोड़ो, अभी देखो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, और उसके बाद जो ट्रिगर आप क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर अभी हम लोग बात कर लेंगे। तो उसी तरीके से लिखा है यहाँ पे क्रिएट, बट अगर मान लो ऑलरेडी कोई ट्रिगर बना हुआ है उस नेम का और आप चाहते हो कि जो पहले बना था उसको हम रिप्लेस कर दें, हमें नहीं पता, वो हमको उसका काम नहीं है, हम जो नया ट्रिगर बना रहे हैं उसका काम है। तो पुराने वाले को रिप्लेस करने के लिए क्रिएट के लिए क्या लिख सकते हैं? रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम। बिफोर, आफ्टर, इंस्टीड ऑफ का मतलब बता दिया। अब इंसर्ट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है, मतलब ट्रिगर में तुमको काम क्या करना है, किस कॉलम के किस टेबल पे करना है, ठीक? ये आप करके, और उसके बाद नीचे कंडीशन वही है, फॉर ईच रो, जितनी बार वो क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होगी आपका वो ट्रिगर काम करेगा। क्लियर है बात? समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। बिगिन करना है, ये सब उससे देखो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा एग्जांपल से। तो मैं पहले एग्जांपल्स करके फिर इसके ऊपर लौटूंगा। सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, कौन से कॉलम पे आपको अपडेट करना है, किस टेबल का वो कॉलम है, ठीक? आओ जरा एग्जांपल देखें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। Like we are having with this table, which is customer ID, name, age, address और salary. Now following program create a row level trigger. अब जो हम ये ट्रिगर बनाने जा रहे हैं ये रो लेवल ट्रिगर है। किसी ने शायद मैसेज किया है, लेट मी चेक। हाँ, जूम कर दिया मैंने सर। ओके, मतलब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, ट्रिगर अप्लाई करने जा रहे हैं। रो और कॉलम का मतलब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? अच्छा, एक चीज और है, चलो अच्छा बाद में बात करेंगे, ठीक? Following program create row level trigger for the customer table that would fire on insert और update और delete। मतलब जब आप कोई इंसर्ट या अपडेट करने का, इसमें डिलीट लिखा है बट मैंने इस प्रोग्राम में अच्छा डिलीट लिखा हुआ, ठीक है, हमने हटा के किया था, डिलीट नहीं किया था। सो डिलीट परफॉर्म करें, हम करना क्या चाहते हैं कि जब भी हम कोई इंसर्ट, अपडेट या डिलीट परफॉर्म करें तो हमारा ट्रिगर हो, क्या ट्रिगर हो, सैलरी का डिफरेंस हमारा ट्रिगर होना चाहिए। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं प्रोग्राम का तो आपको प्रोग्राम समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यू आर क्रिएटिंग अ ट्रिगर इन विच व्हेन यू वांट टू इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, देन there should display a message regarding the salary difference. What is the old salary, what is the new salary, and what is the salary difference. So by this you can create what? You can create a trigger. Okay, सो यहां पर हम लोग बात इसकी कर रहे हैं। अब आइए जरा सा बात को समझिएगा। तो
ये है आपका क्रिएट या रिप्लेस। अगर ऑलरेडी है तो और रिप्लेस कर दिया, और मतलब केवल रिप्लेस नहीं लिखेंगे, क्रिएट और रिप्लेस लिखेंगे। ठीक। ट्रिगर का नेम क्या है? डिस्प्ले अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर चेंजेस। भाई साहब ये वेरिएबल वाला नाम है, आपने सी में पढ़ा है, कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। कब करना है? बिफोर डिलीट और इंसर्ट और अपडेट ऑन कस्टमर। अगर कस्टमर टेबल को तुम अपडेट डिलीट या इंसर्ट कर रहे हो तो वो टास्क परफॉर्म होने से पहले, ध्यान से समझना, टास्क परफॉर्म होने से पहले आपका क्या चलना चाहिए? आपका ये ट्रिगर चलना चाहिए। क्या ट्रिगर में क्या काम किया गया है देखिए। फॉर ईच रो व्हेन न्यू आईडी इज ग्रेटर देन 0, क्यों? आईडी की वैल्यू जो भी होगी वो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगी, तो हर रो को वो चेक कर रहा है। ठीक है। और डिक्लेयर कर दिया फिर से, देखो क्या, एक वेरिएबल विच इज सैलरी डिफरेंस, इसका डेटा टाइप नंबर ले लिया है। ठीक है। क्योंकि नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हो क्या, कस्टमर डॉट सैलरी परसेंटेज टाइप, तो आपको जो सैलरी का डेटा टाइप है वही इसका डेटा टाइप हो जाएगा। क्या किया गया है देखो, जो लिखने वाला तरीका, यहाँ पर बहुत ही एरर आती है, इसको ध्यान से देखना। सैलरी अंडरस्कोर डिफरेंस क्या है? न्यू डॉट सैलरी माइनस ओल्ड डॉट सैलरी। और यहाँ पर मतलब देखो हर रो के लिए चल रहा है ना, जितनी भी रो हैं उनके लिए एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें भी तुमको इंसर्ट हो रहा है वो चीज, या वो जिसमें डिलीट हो रहा है, या जिस भी पर्टिकुलर कस्टमर पर वो अपडेट कर रहा है। भाई रो वाइज कर रहा है ना, तो जैसे किसी एक कस्टमर के लिए अगर इसने इंसर्ट किया तो उसका बस उसी के लिए ये चीज तुम्हारा टास्क परफॉर्म होगा। ठीक। जितने लोगों के लिए इंसर्ट करोगे या जितने लोगों के लिए डिलीट कर रहे हो या जितने लोगों के लिए अपडेट कर रहे हो। लूप लगने का मतलब यही है। फॉर ईच रो का मतलब क्या है? जितना आप जितने, जैसे 10,000 रिकॉर्ड में से 3 के ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो 3 के लिए ये चलेगा। ठीक। तो क्या हुआ? ओल्ड सैलरी ओल्ड डॉट सैलरी, न्यू सैलरी न्यू डॉट सैलरी, ओल्ड डॉट सैलरी न्यू डॉट सैलरी और सैलरी डिफरेंस, दीज आर द वेरिएबल्स जिनके अंदर वो वैल्यू है। ओके। और ये क्या है? ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, सिंगल कोट में इसको कॉन्कनेट रख दिया गया, तो ये मैसेज के साथ आएगा ओल्ड सैलरी, यहाँ पर हमने कॉन्कनेटेशन लगा दिया, तो यहाँ पर ओल्ड सैलरी मैसेज के साथ ओल्ड वाली सैलरी आ जाएगी, न्यू सैलरी के साथ न्यू वाली सैलरी आ जाएगी, और सैलरी डिफरेंस के साथ यहाँ पर सैलरी डिफरेंस आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा प्रोग्राम है। सो व्हेन यू प्रोग्राम एग्जीक्यूट इंसर्ट अपडेट और डिलीट, आपको उसके साथ ये चीजें मिल जाएंगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो जैसे इसको आप रन करेंगे, वैसे तो इसमें एरर यहाँ पर आती है, इसको ध्यान से लिखना। कोई सेट कंस्टेंट नहीं है, कई बार थोड़ा स्पेस देना पड़ता है, कई बार नहीं देना पड़ता है, बट आप नहीं दीजिएगा स्पेस तो वो चल जाएगा। सो जब आप इसको करोगे तो क्या होगा? आपका ऑब्वियसली बात है ट्रिगर क्रिएट हो जाएगा। ठीक। अगर सब कुछ सही रहा तो। अब ट्रिगर कैसे होता है, मतलब ट्रिगरिंग होती कैसे है? ट्रिगरिंग होने का मतलब है जैसे आपने इंसर्ट किया, मैंने आपको पहले बताया, इंसर्ट इनटू कस्टमर आईडी नेम ए सैलरी, तो पहले कोई सैलरी थी नहीं तो ओल्ड सैलरी में कुछ नहीं आया। अगर ओल्ड सैलरी ये सब वैल्यू पहले से आप डिफाइन कर दी तो उसमें 0 आ जाएगा। सैलरी डिफरेंस में आना चाहिए था 7500 आना चाहिए था, गलत लिखा हुआ, मतलब दोनों का डिफरेंस आना चाहिए था। न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी, अच्छा ओल्ड सैलरी कुछ है नहीं इसलिए वैसा हो रहा है। आप 0 डिफाइन कर दीजिए, तो 0 डिफाइन कर देंगे तो 7500 माइनस 0 75 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर स्पेशली बता दिया गया आईडी इक्वल टू जिसकी 2 है, आईडी 2 है, तो यहाँ पर एक ही हमको रो चली, कौन सी रो चली? आईडी 2 के लिए। आईडी 2 इसकी है, खिलान की, तो उसका 1500 था, उसमें आपने अपडेट करके 500 ऐड करके 2000 कर दिया। सो आपको मैसेज, सो आप देख सकते हो यू आर परफॉर्मिंग द अपडेट ऑपरेशन, बट दिस अपडेट ऑपरेशन के साथ आपको यहाँ पर सैलरी डिफरेंस भी पता चल जा रहा है। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रिगर। तो आपको ट्रिगर की बात समझ में आई होगी। ये सारा एग्जांपल और सब कुछ बताने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल आस्क फॉर व्हाट इज ट्रिगर, व्हाट इज कर्सर, सो यू एबल टू आंसर ऑन द थिंग्स व्हिच वी हैव जस्ट सीन। कि आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा याद रहेगा तो आप इसको कर पाएंगे। मैं इसको भेज दूंगा, आप इसको करिएगा, एक सेलेक्ट वाली वो कस्टमर वाली टेबल बना लीजिएगा, और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर ऑपरेशन जितने प्रोग्राम लिखे हैं आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। तो आप देखो सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स चेंज हो रहा है, तो सिंटैक्स के लिए आप प्रोग्राम को रिफर कर सकते हैं, जो मैं भेजूंगा उससे आप कॉपी कर सकते हैं, बट द कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आप कॉपी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स बहुत सारी लैंग्वेज का है, और धीरे धीरे ये चीजें खत्म होंगी कि लोगों को सिंटैक्स याद हो। क्यों? क्योंकि अब चीजें याद करना, फैक्ट याद करने पे जोर से ज्यादा आपकी अपनी लॉजिक बिल्डिंग पे ही, और हमेशा कभी भी सिंटैक्स का पैसा नहीं मिलता, पैसा हमेशा लॉजिक बिल्डिंग का मिलता है। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी ये बात आपसे कही थी कि जो ये है तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन, तो इसकी लॉजिकल एबिलिटी मशीन की लॉजिकल एबिलिटी से हमेशा ज्यादा ही रहेगी। वो इसीलिए क्योंकि वो हमेशा सेट ऑफ डेटा पे काम करेगा, वो एक प्रेडिक्शन कर सकता है, बट इंस्टेंटेनियस चीजों को सोचना समझना और कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व करके सोचना वो ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है। ठीक है।
तो कई केस में उसका रिजल्ट फास्टर होगा जहां पर बेसिकली डेटा के बेस पे रिक्वायर्ड होगा, बट अगर डेटा के बेस पे वो चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है, आपका जो जजमेंट है, तो उसमें ह्यूमन ब्रेन ही अच्छा काम करेगा। तो लॉजिक बिल्डिंग जो है आपका ह्यूमन ब्रेन करता ही है। मैं बात ये बेसिकली मैं कहना चाह रहा था कि सिंटैक्स का बहुत इशू नहीं है कि सिंटैक्स हमें देखना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेज है तो सिंटैक्स तो हमें देखना ही पड़ेगा। आज किसी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, कल किसी भी करेंगे, 10 दिन कर लेंगे, सिंटैक्स याद हो जाएगा। बट लॉजिक बिल्डिंग इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्लियर है यहाँ तक बेटा? आगे चलें। Can we discuss what is stored procedure and function? डिस्कस करें। क्या मैं डिस्कस करूं? रिप्लाई प्लीज। हाँ, कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? ओके। अच्छा, अभी एक बात पूछी थी, किसी बच्चे ने मैसेज आया था कि ये बताइए साहब कि उसने क्वेरी चलाई सेलेक्ट एस्ट्रिक वाली और ज्वाइन ऑपरेट किया। वही जो अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है। कल रात में भी कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे, जितनों का रिप्लाई मैं कर पाया, कि क्वेरी कर रहे थे वो लोग, तो पूछ रहे थे कि क्या करना है, एरर वगैरह आ रही होगी कुछ। ठीक है, तो बढ़िया बात है, आप लोग भी ऐसे करते रहें। तो उसमें किसी बच्चे ने पूछा कि साहब मैंने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा एल नेम ऐसे करके कुछ लिखा था और डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय वाली टेबल को ऐड किया था। तो उसने कहा कि जो मैसेज जब उसने रन किया तो उसमें आया एम्बिग्यूटी वाला मैसेज। तो मैंने आपसे पहले भी बात डिस्कस की थी, एम्बिग्यूटी वाला जब मैसेज आता है तो इस बात का ये मतलब है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आपने किस टेबल की बात कर रहे हो। ठीक, तो जब भी ऐसा केस हो तो सेलेक्ट के साथ जब आप लिखते हो, जैसे आपने लिखा सेलेक्ट एफ नेम, तो उसमें क्या लिखो? सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एफ नेम। ठीक है, सेलेक्ट अगर डिपार्टमेंट नेम है तो डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। मतलब व्हेन यू, एक अपने हैबिट में ये बात डाल लीजिए आप कि व्हेन यू राइट डाउन एनी कॉलम, सो ट्राई टू राइट विथ इट्स टेबल नेम, सॉरी कॉलम नेम फॉलोड बाय टेबल नेम, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। सो इस तरह हर जगह, चाहे वो आपको ज्वाइन करने में लिखना हो, चाहे सिलेक्ट वाला डेटा लिखना हो, दोनों के केस में आप ये चीज जरूर अपने प्रैक्टिस में ले आओ, दैट राइट टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। सो ये एक अच्छा तरीका होगा आपके करने का। आई थिंक समझ गए होंगे आप बात को। और बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो भी ये टास्क दिए गए हैं, ये बहुत ही छोटे टास्क हैं जो आपको दिए गए हैं, तो कोशिश करिए कि इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, तो हम लोग कुछ बड़ी बातें कर पाएंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जाता है इंटरव्यूज में, आई थिंक टीसीएस के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा गया है, जो एनक्यूटी की बात कर रहे हो, इसके बाद इंटरव्यू जो होता था, तो उसमें पूछा जाता था कि व्हाट इज एनथ सैलरी, सिक्स्थ हाईएस्ट सैलरी बताओ किसी टेबल से। तो सोचो कैसे बता सकते हो? प्रैक्टिस, देखो कंसेप्ट पढ़ना एक अलग चीज है, बट क्वेश्चन के बेसिस पे प्रैक्टिस करना इज टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टोर्ड प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर बेसिकली, सो प्रोसीजर वही जो फंक्शन और प्रोसीजर आप लोग पढ़े होंगे, वही मतलब है एक सब प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम जो आपने बना के रखा है और उसको आप कॉल करते हो, उसी को हम लोग फंक्शन है प्रोसीजर बोलते हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक फंक्शन है और एक प्रोसीजर है, तो थोड़ा एक डिफरेंस होता है। फंक्शन किसको कहेंगे, प्रोसीजर किसको कहेंगे, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। सब प्रोग्राम क्या है? एक प्रोग्राम है जो परफॉर्म कर रहा है किसी पर्टिकुलर टास्क को। दी सब programs are combined to form a larger program। छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड मॉड्यूलर डिजाइन। इसी को मॉड्यूलर डिजाइन कहते हैं बेसिकली। इससे आपने 10 छोटे छोटे टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन बनाए। मॉड्यूलर दो को समझ में आता होगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, प्रोसीजर लैंग्वेज का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ठीक, तुम लोग देखो, अच्छा मैं एक और बात आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस समय जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शायद डा आप पढ़ रहे हो। डा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे भी इन्फोसिस की बात करो या कोई भी कंपनी की बात जा रहा है, आजकल का जो ट्रेंड बन रहा है, जैसे सूडो कोड की बात की जा रही है, तो सूडो कोड बेस किस पे होता है? मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पहले पूछा जाते थे क्वेश्चन, वो सी बेस्ड होते थे, फिर धीरे धीरे ट्रेंड बदला और वो डेटा बेस पे उस पे चले गए, डीएस पे। कोडिंग की बात कर रहा हूँ, जनरल सी की कोडिंग की। फिर अब वो धीरे धीरे डीएस से मूव कर रहे हैं समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे स्टोर हो रहे हैं, बट डा में हम कैसे क्या समझते हैं? डा में हम उनका इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। सो अगर आप अभी आगे जो पढ़ोगे, बहुत टाइम है यार, तुम लोग के पास पूरा दिन खाली हो 2 बजे के बाद, तो ये देखो वहां पर डा के लास्ट में तुमको कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, लाइक मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो बहुत टफ नहीं है,
तो एटलीस्ट इन सारी प्रॉब्लम्स को दिमाग में समझ तो लो कि क्या है। वहां तक पहुंचेंगे जब अभी पहुंचेंगे वो के बीच में बहुत टफ भी है, बट आप बेसिक बेसिक आइडिया सारी चीजों का समझते रहिए। उन्हीं प्रोग्राम के बेसिस पे बेटा ध्यान समझना, जैसे अभी लास्ट टू लास्ट ईयर अगर आपको मैं बताऊं तो एक वो जो एनक्यूटी और निंजा वगैरह का होता है तो उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब हायर प्रोफाइल के लिए, शायद निंजा के लिए घर से जिसमें टेस्ट देना होता है वो 3 क्वेश्चन दे देते हैं, 6 घंटे में करके सबमिट करना होता है, ऐसा कुछ। तो उस वाले में आप ये समझिए कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर या लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के ऊपर, मतलब उसके जो उसका बेस था वो वही था और उसमें थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, तो जिसको बेस की एल्गोरिथम याद होगी वो आराम से उस काम को कर लेगा और 8 लाख के पैकेज पे चला जाएगा। जिसको नहीं याद होगी वो 3 लाख करेगा, 8 लाख वाला अगले 3 साल में 20 लाख पे चला जाएगा, 3 लाख वाला अगले 4 साल में 10 ही लाख पे आ पाएगा। तो आप बात को समझ रहे होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी समझने और पढ़ने की जो हैबिट है उसको आप बढ़ाते चलिए, तो आपको बातें समझ में आती रहेंगी। ओके, हेलो 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 सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी भी ब्रेक हो रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, ओके। वैसे ही मैं भी ये लेक्चर में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ तो ऑन रिकॉर्ड ही बात नहीं है, बट तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, बस तुम लोग करना पता नहीं क्यों नहीं चाह रहे हो। काफ़ी अच्छा कर सकते हैं आप लोग, आप में पोटेंशियल है। थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं तुम लोगों से ऑनलाइन क्लासेस के बाद से, ये फ्रेंकली मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग से काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ, जो भी बिहेवियर और जो सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा, बाकी मुझे लगता था काफ़ी अच्छा करेगा बैच, बट अब मन करता नहीं है, शायद नहीं कर पाएगा, देखते हैं। नहीं करेगा तो अच्छा ही, बट हाँ। स्टोर्ड प्रोसीजर, तो स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक सब प्रोग्राम, और यहाँ पर हम लोग बात करें तो अब पहले सबसे पहले ये समझ लो कि क्या है। एक तुम्हारा फंक्शन है और एक प्रोसीजर है, ठीक। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन, दीज प्रोग्राम रिटर्न अ सिंगल वैल्यू मेनली यूज टू कंप्लीट एंड रिटर्न अ वैल्यू। These subprogram do not return a value directly, mainly used to perform a action. तो प्रोसीजर कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये आपसे पूछा जाता है, बट आप उस टाइम पे वो करने लगते हो। तो आपको बात ध्यान रखनी क्या कि फंक्शन जो है वो जब टास्क को परफॉर्म कर लेगा, आफ्टर परफॉर्मिंग द टास्क इट विल रिटर्न यू अ वैल्यू। ओके, अच्छा सी में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि रिटर्न कर सकते हैं क्या 2 वैल्यू को साथ? आंसर तुम लोग वहां फंक्शन में बता दो कमेंट में। मैंने पूछा है कि क्या हम लोग जब रिटर्न करते हैं तो 2 वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो अगर मैं चाहता हूँ रिटर्न करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ऐसे पूछ लिया हूँ, देखूं क्या बताते हो। तो प्रोसीजर हमेशा याद रखना है कि भाई सी में भी रिटर्न करते तो पता है कि फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा, प्रोसीजर फंक्शन को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक, ऊपर जो बातें लिखी हुई हैं इनको डिस्कस करने से पहले मैं फिर से वही बात कहूंगा आपसे कि हम लोग प्रोग्राम समझते हैं ज्यादा इजी भी होता है और आपको समझ में आएगा भी। उसमें कुछ पैरामीटर दोगे, इन दोगे, आउट दोगे या इन आउट दोगे। इन आउट और इन आउट का क्या मतलब है ये मैं आपको भी बता दूंगा, कोई मतलब नहीं है, बहुत आसान है। पैरामीटर अगर वो इन हो रहा है मतलब आपको ऐसा पैरामीटर है जो केवल फंक्शन, मतलब जिससे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, वो वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, ध्यान से समझो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन। आउट किसको बोलते हैं? जिसमें आउट भी होता है, और इन आउट मतलब जो दोनों ये टास्क परफॉर्म करे उसको हम लोग इन आउट बोलते हैं। देखिए कुछ कमेंट आए हैं शायद। हेलो, ऑडिबल, ओके। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो गूगल मत करो, अपने से आता है तो बताओ, नहीं तो लिख देना कि नहीं पता। ठीक, मतलब मत लिखना, फिर कोई रिप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या है ये, ओके। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, ठीक, किस नाम का बना रहे हैं? ग्रीटिंग नाम का प्रोसीजर बना है। बार बार सिंटैक्स नहीं डिस्कस करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, सीधे एग्जांपल देखो। क्रिएट करो या रिप्लेस करो। रिप्लेस कब करो? अगर ग्रीटिंग नाम का कोई प्रोसीजर बना हुआ है तो उसको आप अब
किस तरह बनाना है, तो एज या इस में से दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं। एज कीवर्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इस कीवर्ड फॉर क्रिएटिंग अ स्टैंड अलोन प्रोसीजर। मतलब जैसे ये प्रोसीजर कोई इसको कॉल नहीं कर रहा है, ध्यान से समझो, तो उस केस में कोई पैरामीटर वगैरह नहीं पास किया गया है, तो इसमें हम लोग एज लिख सकते हैं। इस कब लिखेंगे, जब पैरामीटर वगैरह पास किया जाए, मतलब कोई इसको कॉल कर रहा है, ये स्टैंड अलोन है, अलग से है, इसका कोई वो मतलब नहीं है, इसको डायरेक्टली इसके नेम से कॉल किया जा सकता है, ग्रीटिंग के नेम से, ठीक। तो ये प्रोसीजर बन गया। अब इसको जब आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपने सीधे लिखा है एग्जीक्यूट ग्रीटिंग्स, यहां पर आपने लिख दिया, किसी और फंक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट ग्रीटिंग लिख दिया तो आपको हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। क्यों हेलो वर्ल्ड, पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड हम लोग सीखते हैं, फंक्शन वही है dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, और उसके बाद आपने का ये चीज आपका क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट करेगा। बहुत आसान सी बात है ये, इसमें कुछ समझने वाली चीज तो ऐसी है नहीं। अब तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कीवर्ड लिख के, बिगिन ग्रीटिंग्स को कॉल करके, और एंड करके भी हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक। हेलो वर्ल्ड आ गया। अब डिलीट करना है प्रोसीजर आपने बना लिया, आप क्या करोगे, ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम ड्रॉप प्रोसीजर ग्रीटिंग्स, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे टेबल को हम लोग ड्रॉप करते थे, ठीक। तो ये एकदम बेसिक एग्जांपल है, इसको मैं और एक कुछ अच्छे से एग्जांपल है मेरे पास, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। चलो इसको ही देख लो। अब इन आउट वाला बात समझ लो कि जो पैरामीटर दे रहे हैं, and in parameter lets you pass a value to the sub program, it is read only parameter, ठीक। आउट वाला क्या है, आउट पैरामीटर रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम, कॉलिंग प्रोग्राम को वैल्यू रिटर्न होगी, तो वो आपका आउट, उस वेरिएबल को आप किस तरह कर लोगे, आउट वेरिएबल की तरह। देखो कहानी पढ़ के नहीं समझ में आता, अभी जैसे एग्जांपल देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आइए जरा सा देखिए, आपने 3 वेरिएबल ले लिए, डिक्लेयर किया ए बी सी, 3 आपके नंबर टाइप के वेरिएबल ले लिया, आप एक प्रोसीजर बना रहे हो क्या, फाइंड मिनिमम, मतलब नाम ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन का नाम इसी तरह का रखा जाता है कि आपको समझ में आ जाए क्या कि वो क्या काम करने वाला है। सी वाला कोई, अच्छा देखिए जरा, रिटर्न वाले एक वैल्यू रिटर्न करता है, बट अगर 2 वैल्यू रिटर्न करवानी है तो दोनों को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं हर्षित, we cannot return multiple values. If you want to return multiple values, we can by using method of call by value, call by value or call by reference, मेघा, अच्छा कॉल बाय वैल्यू ही, यस ठीक। और रिप्लाई आने चाहिए थे, रिप्लाई नहीं आए, कम आए, अरे हैंग क्यों हो रहा है मेरा सिस्टम। If we use pointers, so we don't need to return, but if we need to return, we can use a structure here. नहीं तो we don't need to return. I want to return something more than one value. स्ट्रक्चर यूज करवा रहे हो, स्ट्रक्चर नहीं सिंपल रिटर्न करवाओ, तो उस तरह तो एरे ही पूरा पूरा एक एरे रिटर्न कर दोगे तो सब रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। मतलब एरे एक पास किए, A0 में 2 वैल्यू थी, फिर A1 में उसका एडिशन स्टोर कर दिए, A2 में उसका मल्टीप्लिकेशन, A3 में फिर एरे रिटर्न कर दिए, एक सिंगल एरे हो, सब कुछ मिल गया, ठीक। चलो कोई बात नहीं है, भी डिस्कस कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी बात है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन दिमाग में रहने से ही होता है कि कभी तो सर्च करेंगे, है ना। ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, तो प्रोसीजर फाइंड मिनिमम, एक्स देखो किस टाइप का लिया है, इन टाइप का, वाई किस टाइप का, इन टाइप का, जेड किस टाइप का, आउट टाइप का। तो ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इन एक्स और वाई से वैल्यू इन होगी और जेड वाली वैल्यू को बाद में हम बाहर भेजेंगे। क्या भेजेंगे, क्या करेंगे, देखो जरा सा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बिगिन इफ एक्स इज लेस देन वाई, अगर एक्स छोटा है तो जेड में एक्स आ जाए, अदरवाइज कौन आ जाए, जेड में वाई आ जाए। बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे। 2 नंबर में से हमको छोटा नंबर बताना है, कितना छोटा प्रोग्राम है ये तो आप लोग कर चुके हो। यहाँ पे इफ एंड हो गया, यहाँ पे जो बिगिन हुआ था वो एंड हो गया। अब जब आपको इस फंक्शन को कॉल करना है तो ए में आपने क्या किया, ए में आपने 23 किया, बी में आपने 45 किया, ए बी सी ये 3 आपने यहाँ पे पास किए। जेड वाला लॉट क्या आएगा, जेड को यहाँ पे आउट बताने का क्या मतलब है, जेड आपको ये बताने का आउट मतलब है कि जेड वाला वैल्यू रिटर्न होगी, मतलब जो इस सी में आप भेज रहे हो वो इस सी में रिटर्न होगी, जेड वाली वैल्यू रिटर्न होगी, आपको लिखना नहीं है अलग से। डीबीएमएस अंडरस्कोर वही डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन मिनिमम ऑफ 23 एंड 45। हाँ तो इसका जो मिनिमम होगा वो सी में स्टोर हो जाएगा,
सी में स्टोर करना चाहिए था, बट ये रन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप सी वाली वैल्यू फाइंड करते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप फंक्शन या प्रोग्राम बनाते हो। क्लियर है जो मैं यहाँ पर बात आपसे कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर वेरिएबल लिया x और y और दोनों में कंपैरिजन करके, तो इट्स काइंड ऑफ कि PL/SQL, देखो छोटा छोटा प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ PL/SQL, दैट्स मीन वी आर इन्वॉल्विंग व्हाट SQL एज वेल एज प्रोसीजर लैंग्वेज, तो हम उसको कर पा रहे हैं। सो ये भी PL/SQL का एग्जाम्पल है। ये इन और आउट मोड टू एग्जाम्पल, दिस प्रोसीजर कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ वैल्यू पास्ट वैल्यू, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन और आउट दोनों यूज कर रहे हैं। देखो जरा सा कैसे, एक्स सी जो है वो इन है, एक्स सी जो है वो आउट है। कैसे एक्स इन और आउट है, एक्स इन और आउट, यह मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि जेड को आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैप हो रहा है जेड सी से और जेड में स्टोर हो जा रहा है, तो वो आपका सी में आ जा रहा है। ये इससे मैप हो रहा है ना बेटा, ये इससे मैप हो रहा है ए बी सी। सी जो जेड आउट होगा, जो जेड यहाँ से आएगा कंप्यूट करके वो आउट इसमें देगा और वो इससे मैप है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, इन आउट करने का मतलब आपको समझे, तो इन x वाला वेरिएबल इन होगा और x वाली वेरिएबल जब यहाँ पर स्क्वायर कंप्यूट कर रहे हैं तो x में ही आउट होगा, वो a में रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे। ये देखो क्या लिखा है सिंगल कोट में, स्क्वायर ऑफ 23 सिंगल कोट बंद, यहाँ पर हमने लगाया बार और यहाँ पर लिखा a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या होगी, जो 23 इंटू 23 विच इज आई थिंक 529 ऐसे कुछ आता है। 23 का जो भी स्क्वायर है, 25 का तो 625 होता है, हाँ शायद 529 है, वो तुमको रिटर्न है, यस 529 ही तो है, 529 रिटर्न हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए या नहीं समझे, जल्दी बताइए। यहां तक बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पर बताएं मेथड में जो पैरामीटर पास करना है उसके कितने तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं, पोजिशनल, नेम्ड और मिक्स्ड। पोजिशनल का क्या मतलब हुआ, जैसे अभी हमने करा ए बी सी डी कर दिया, फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, उसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू है तो एक्स वाई जेड पे डब्ल्यू पे मैप हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, नेम्ड, मतलब आप स्पेशली बताते हो एक्स ए को जाए, वाई बी को जाए, जेड सी को जाए। अगला क्या है, एम डी जा रहा है, तो ये एक तरीका है। ठीक है, ये कौन सा है नेम्ड, ये कौन सा है पोजिशनल। आप दोनों को मिक्स करके क्या बता सकते हैं, आप दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं, उसको मिक्स करेंगे। इसमें तो कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, समझ गए होंगे, मतलब डायरेक्टली मैप होता है 1 to 1, सो दैट इज योर पोजिशनल, जिस पोजीशन पे है। नेम्ड मतलब थोड़ा सा पोजीशन गड़बड़ भी हो जाए तो हम बता रहे हैं एक्स ए को जाएगा, वाई बी को जाएगा, सी जेड को जाएगा, खत्म कहानी। और आप दोनों को भी क्या कर सकते हो, तो ये 3 तो 3 से मैच हो जाएगा, एम वाले में डी चला जाएगा, ए बी सी डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी डी मैच हो जाएगा, एक्स वाले में ए चला जाएगा। आई थिंक क्लियर होगी बात। किसी को इस पूरे में कोई डाउट रह रहा हो, थोड़ी सी एक अभी समअप करेंगे इसको हम लोग, ओके इसको भी हम लोग समअप करेंगे, बट यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ऑलमोस्ट सेकंड यूनिट वी हैव डन। कुछ स्पेशल क्वेरीज हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, शायद आपकी एक क्लास बची है इस वीक में तो, या 2 पता नहीं, तो कुछ स्पेशल क्वेरीज करेंगे और सेकेंड यूनिट में जो भी बचा होगा, हाँ एक चीज़ अभी बच रही है, सॉरी 2 क्लास लगेगी, रिलेशनल कैलकुलस। कैलकुलस अभी छोड़ा हुआ है, वो भी बहुत आसान है, जैसे अलजबरा पूरा पढ़ चुके हैं तो कैलकुलस पढ़ना कोई बहुत, देखो क्या मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले अलजबरा पढ़े कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो बताइए, अदरवाइज क्लास को यहीं पर दी एंड करा जाए, क्योंकि 1 मिनट बच्चा आप कुछ हो भी नहीं पाएगा। ओके खत्म करते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी हूँ यहाँ पर, इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क। सब क्लियर, चलो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। आई एम एंडिंग हियर।